के शाहीन बाग इलाके में अतिक्रमण हटाने का मामला गरमाया। अतिक्रमण हटाने बुलडोजर पहुंचा शाहीन बाग। विकास दुबे के साथ मां, पत्नी, भाई और बेटों के नाम पर दर्ज 67 करोड़ की संपत्ति जब्त। डीएम को रिसीवर बैठाने का आदेश। दाऊद इब्राहिम के गुर्गे पर मुंबई में छापेमारी। करीब 20 जगहों पर छापेमारी। शार्प शूटर्स ड्रग तस्कर पर एनआईए का शिकंजा। बंगाल समेत राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट। चक्रवात आसानी की दस्तक को लेकर एडवाइजरी जारी। नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता देते हैं, जहां पर आज भीषण चक्रवात में बदल जाएगा आसीन। दरअसल आसीन तूफान है जो कि भीषण चक्रवात में बदलने वाला है। बंगाल उड़ीसा में तूफान बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर बंगाल और उड़ीसा में तूफान और बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही साथ मछुआरों के लिए भी एडवाइजरी जारी की गई है। दरअसल मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। सभी मछुआरों को एडवाइजरी दी गई है। उन्हें कहा गया है कि वो समुद्र में फिलहाल ना जाएं। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को भी तैनात कर दिया गया है। किसी भी तरीके के कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर के पहले से ही प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर आज भीषण चक्रवात के बदलने यानी कि आसानी के भीषण चक्रवात में बदलने को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। बंगाल उड़ीसा में ये तूफान बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही साथ ये भी बातें सामने आ रही हैं कि कई और राज्यों में भी इसका असर देखने को मिलेगा। कई और राज्यों में भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। वहीं मछुआरों के लिए भी एडवाइजरी जारी की गई है। तो आज मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। दरअसल इस तूफान को लेकर बीते कई दिनों से बातें जो है वो सामने आ रही थी और ये भी बातें सामने आई कि बंगाल की खाड़ी में इसको लेकर समस्याएं उत्पन्न होने वाली हैं। कई ज़्यादा प्रभाव जो है वो इससे पड़ने वाले हैं। तो देखिए, मछुआरों को लेकर एक एडवाइजरी जारी कर दी गई है। एडवाइजरी में ये साफ तौर पर कह दिया गया है कि जो मछुआरे हैं वो समुद्र में ना जाए। साथ ही साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को भी तैनात कर दिया गया है, अलर्ट कर दिया गया है, ताकि किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो। तो देखिए, इस तूफान को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है और इस अलर्ट में ये साफ तौर पर कहा गया है कि मछुआरे जो हैं वो समुद्र में ना जाएं, आसपास तट पे ना जाएं, ताकि किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो। बड़ी खबर हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं, जहाँ पर देखिए बंगाल की खाड़ी में चक्रवात को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। और देखिए, बंगाल हो या फिर उड़ीसा, दोनों जगह पर इस चक्रवात को जारी किया गया है। इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है और ऐसे में लोगों से भी सतर्क रहने को कहा गया है। वहीं दूसरी तरफ प्रशासन भी अलर्ट है। अधिक जानकारी के लिए हमारी सहयोगी शर्मिला चौहान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। शर्मिला, तूफान को लेकर, चक्रवात को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है, ऐसे में क्या कुछ अधिक जानकारी है? बिल्कुल, देखिए लगातार अब मौसम का जो रुख है वो बदलता जा रहा है। और अगर हम बात करें चक्रवात की, तो आसानी चक्रवात है जो कि कई राज्यों में अब जिसे देखा जा रहा है, जो उसका असर अब देखने को मिल रहा है और उसको लेकर अब लोगों को अलर्ट पे कर दिया गया है। आपको बता दें कि झारखंड के बाद चक्रवाती तूफान आसनी, तूफान का नाम आसनी है और आसनी का असर अब कई जगहों में देखने को मिल रहा है। पश्चिम बंगाल में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। राष्ट्रीय मौसम केंद्र के मुताबिक भी अंडमान से आसनी साइक्लोन जो है वो उठने की संभावना जताई जा रही थी और इसको लेकर लगातार जो राज्य है, तमाम जो राज्य है जहां जहां चक्रवात के उठने की आशंका जताई जा रही है, उन राज्यों को अलर्ट पर रखा गया है। जो समुद्री इलाके में लोग रहते हैं, तटीय इलाके में लोग रहते हैं, उन्हें वहां से सुरक्षित निकालने की प्रक्रिया
अब शुरू हो गई है, क्योंकि वहां पर जो लोग रहते हैं समुद्री इलाके के किनारे, वहां पर लोगों को ज्यादा खतरा है। और ऐसे में जितने भी तूफान आते हैं वो सबसे पहले वहीं पे आते हैं। पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में जितने भी तूफान, चक्रवाती तूफान आते हैं तो वहां के लोगों को काफी ज्यादा खतरा होता है। तट के किनारे बसा हुआ है, तो ऐसे में लोगों को लगातार निकालने की कवायद वहां पे शुरू हो चुकी है, ताकि शर्मिला, ये भी कहा जा रहा है कि इस चक्रवात का असर जो है वो कई अन्य राज्यों में भी देखने को मिल सकता है। तो क्या हम ये जान सकते हैं कि किस राज्यों में इसका असर होगा और वहां पे क्या किसी खास तरीके की तैयारी की गई है इसको लेकर? बिल्कुल बिल्कुल पूजा, जैसे कि हमने आपको बताया, झारखंड में, झारखंड के साथ ये जो चक्रवाती तूफान है ये बंगाल की खाड़ी में बन रहा है, तो इसका असर देखने को मिल सकता है 10 मई तक ओडिशा में, आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों को ये छू सकता है। इसी के साथ झारखंड में भी इसका असर देखने को मिल सकता है, पश्चिम बंगाल में इसका असर देखने को मिल सकता है। पूर्व मध्य बंगाल की बात करें तो पूर्व मध्य बंगाल की जो खाड़ी के ऊपर ये जो भीषण चक्रवाती तूफान है वो बनने की संभावना लगातार जताई जा रही है। इसी के साथ ये भी माना जा रहा है कि जो अंडमान सागर से ये जो तूफान है वो इसने एंट्री कर ली है, तो अंडमान सागर से इस तूफान ने एंट्री कर ली है बंगाल की खाड़ी में, और अब ये धीरे धीरे ओडिशा और पश्चिम बंगाल में तूफान और जितने भी तूफान और बारिश है उसका अलर्ट अब जारी कर दिया गया है। और तूफान और बारिश की जो संभावना है वो लगातार अब कई राज्यों में भी इसकी संभावना जताई जा रही है। अगर बिहार की बात कर ले तो बिहार में सुबह से बूंदाबांदी हो रही है, बहुत ज्यादा बारिश नहीं है, झमाझम बारिश नहीं कहेंगे, लेकिन सुबह से जो मौसम है वो बिहार में भी बदला हुआ है पूजा, और सुबह से ही बिहार में भी बूंदाबांदी देखने को मिल रहा है। बहुत शुक्रिया शर्मिला आपका अधिक जानकारी के लिए। तो देखिए, पिछले 6 घंटों के दौरान अगर बात करें तो तूफान उत्तर पश्चिम दिशा में 14 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रही है। इसके एक भीषण चक्रवात तूफान में बदलने की आशंका है और इस चक्रवात को लेकर अलर्ट और एडवाइजरी जारी कर दी गई है। दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में अतिक्रमण हटाने का काम जो है वो शुरू हो चुका है। वहां एमसीडी का बुलडोजर पहुंच गया है। मलबा उठाने के लिए भी कुछ गाड़ियां वहां पर लाई गई हैं। अतिक्रमण हटाने का काम दिल्ली पुलिस की पर्याप्त सुरक्षा की मौजूदगी में किया जाएगा। दरअसल शाहीन बाग में बुलडोजर के पहुंचने के साथ ही ड्रामा भी शुरू हो गया और देखने को मिला वहां पर ड्रामा। कुछ लोग बुलडोजर के सामने बैठ गए, इसमें स्थानीय नेता भी शामिल रहे। वहीं अगर बात करें तो गरीबों पर बुलडोजर, वो कह रहे हैं कि गरीबों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, लेकिन अगर हम बात करें तो इन दिनों अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाने को लेकर के लगातार जो पहल है वो की जा रही है। साथ ही साथ एमसीडी के कर्मचारी शाहीन बाग पहुंचे हैं, उनके हाथों में लाल रंग का रिबन बांधा गया है ताकि उनकी पहचान हो सके। दरअसल शाहीन बाग ये वो जगह है जहां आपको याद होगा कि किसानों ने भी आंदोलन किया था कृषि कानून के खिलाफ। यहाँ शाहीन बाग उस वक्त से लगातार चर्चा में रहा है और एक बार यहाँ पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर चलाया जा रहा है और बुलडोजर का मामला हमने देखा है कि इन दिनों कितना ज्यादा तुल पकड़ा हुआ दिखा है। चलिए एक बड़ी खबर आपको हम बता देते हैं, जहां दाऊद इब्राहिम के गुर्गे पर मुंबई में छापेमारी हुई है। बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं, जहां दाऊद इब्राहिम के गुर्गे पर मुंबई में छापेमारी की गई है। मुंबई में करीब 20 जगहों पर छापेमारी हुई है। दरअसल एनआईए का छापा जो है वो पड़ा है। दाऊद के शार्प शूटर्स ड्रग तस्कर पर भी एनआईए का छापा पड़ा है। तो देखिए, दाऊद का शार्प शूटर और ड्रग तस्कर पर भी एनआईए का छापा है। वहीं कई हवाला ऑपरेटर पर भी एनआईए का छापा जो है वो पड़ा है। वहीं डी कंपनी के खिलाफ मुंबई में एनआईए का ये अभियान देखने को मिला, जहां पर बता दें आपको कि दाऊद इब्राहिम के गुर्गे पर मुंबई में छापेमारी हुई है। मुंबई के करीब 20 जगहों पर ये छापेमारी की गई है और दाऊद के शार्प शूटर्स ड्रग तस्कर पर भी एनआईए ने छापा मारा है।
बहुचर्चित बिकरू कांड के बाद एनकाउंटर में मारे गए हिस्ट्री शूटर विकास दुबे और उसके रिश्तेदारों के 67 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली गई है। एसपी आउटर अजीत सिन्हा की रिपोर्ट पर डीएम कोर्ट ने इन्हें अटैच कर दिया है और इनमें बिकरू, चौबेपुर, कानपुर देहात और लखनऊ में 13 अचल तो बाकी 10 चल संपत्तियां हैं। अब संपत्तियों पर तहसीलदार स्तर का अधिकारी बतौर रिसीवर तैनात होगा। कानपुर देहात और लखनऊ डीएम को रिसीवर बैठाने का पत्र भेज दिया जाएगा। बिकरू कांड को अंजाम देने वाले विकास दुबे, उसकी पत्नी ऋचा दुबे और अन्य रिश्तेदार की बेनामी संपत्तियों की काफी समय से जांच चल रही थी। विकास के बिकरू स्थित मकान पर बुलडोजर चलाने के बाद उसकी अन्य संपत्तियों पर भी नजर थी। पुलिस की रिपोर्ट के बाद डीएम कोर्ट ने संपत्तियां जब्त कर ली है। ये संपत्तियां विकास दुबे, उसकी मां सरला दुबे, पत्नी ऋचा दुबे, छोटे भाई दीपू और बेटे आकाश और सानू के नाम पर थी। कथावाचक देविका नंदन ठाकुर ट्रांस यमुना कॉलोनी स्थित एक प्ले स्कूल का उद्घाटन करने आए। इस दौरान उन्होंने ताजमहल के 22 कमरों को खोलने को लेकर दायर हुई याचिका पर कहा है कि न्यायालय की चौखट पर यह मामला पहुंच गया है तो अच्छा है। उन्होंने ये भी कहा कि ताजमहल का विवाद खत्म होना चाहिए। देविकी नंदन ठाकुर का यह कहना है कि ज्ञान व्यापी मंदिर को लेकर न्यायपालिका के आदेश पर सर्वे हो रहा है, तो इस प्रकार ताजमहल के 22 कमरों का प्रशिक्षण हो जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो अगर न्याय की चौखट पे ये विषय सब्जेक्ट पहुंच गया है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। जैसे ज्ञान व्यापी मस्जिद का हम लोग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की बातें हम लोग मान रहे हैं, उनकी जांच हो रही है और जांच हो रही है तो पता चल रहा है कि उसमें है क्या। ठीक उसी लाइन पे अगर हम जाके ताजमहल का भी परीक्षण करा लें, हो जाए, वो कमरे खुल जाएं, वहाँ व्यवस्था पता चल जाए तो दूध का दूध पानी का पानी, जो चीज़ें हो, वो जो सच्ची बातें हैं, जो फैक्ट हैं, वो हमारे सामने आने चाहिए। उसे छुपाने की तो कोई आवश्यकता है ही नहीं, उसे छुपाया क्यों जाए। कन्नौज में सरकार स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली से मरीज परेशान हैं। जिला अस्पताल में सुबह 10 बजे तक ओपीडी में डॉक्टर नहीं आते हैं, जबकि सरकार ने सुबह 8 बजे से ही ओपीडी में पहुंचने का निर्देश दिया, लेकिन इसका रियलिटी चेक कुछ और ही देखने को मिला। फ्रैक्चर है, वही दिखाने आया, गुल्ला फ्रैक्चर है। तो क्या डॉक्टर नहीं है यहाँ? डॉक्टर अभी आए नहीं, आधा घंटा बैठे। कितने बजे आए थे आप? अब आकर 9:30 बजे। 10:30 बजे? 9:30 बजे। 9:30 बजे अभी तक डॉक्टर नहीं आए? नहीं। कितनी देर हो गई आपको? वही आधा घंटा हो गया। आधा। चंदौली के धानापुर ब्लॉक में जहां बाइक के आमने सामने टक्कर होने से ग्राम प्रधान राजकुमार बिंद गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। चिकित्सकों ने हालत गंभीर देखते हुए ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया है, जहां रास्ते में उनकी मौत हो गई। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि एम्बुलेंस को फोन करने के बाद कई घंटे बीत गए, लेकिन फिर भी एम्बुलेंस नहीं पहुंची, जिससे ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। ग्रामीणों ने दोषी लोगों पर कार्रवाई की मांग की है। मामला ये है कि प्रधान जी इधर धानापुर की तरफ से जा रहे थे, अपने गांव मेढना के घर अपने जा रहे थे और संग्रामपुर चट्टी पे आमने सामने बाइक का एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें इनको काफ़ी चोटें आ गई और मौके पे हम लोग आधे घंटे बाद पहुंचे थे। इनको उठा करके केशव साहब की गाड़ी में ट्रीटमेंट के लिए ब्लॉक पे भेजा गया, सरकारी अस्पताल पे, जहाँ से डॉक्टर ने रेफर कर दिए ट्रामा सेंटर के लिए। वो जाके डढ़ावल एक्सपायर कर गए। मैं विनय कुमार बिंद मेढ़ान। क्या मामला है? मामला यही एक्सीडेंट का है। रात को हमें कुछ लखईपुर के लोगों द्वारा फ़ोन के माध्यम से जानकारी हुई कि आपके ग्राम सभा मेढ़ान के राजकुमार भाई प्रधान जी एक्सीडेंट। सीएम नीतीश कुमार ने आज जनता दरबार फिर से लगाया और जनता के दरबार में तमाम फरियादी पहुंचे। वहां पर सीएम नीतीश कुमार ने उनकी फरियाद सुनी है और संबंधित अधिकारियों को निराकरण के लिए
आदेश भी देते नजर आए। दरअसल ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर सीएम नीतीश कुमार ने जनता दरबार में तमाम फरियादियों की फरियाद सुन रहे हैं और ऑन द स्पॉट उनके निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं। बैठ जाइए। ये समस्या कब पास 2021 में सर, और उससे पहले भी जो स्टूडेंट थे उनका भी स्कॉलरशिप का पैसा नहीं दो मिला। शिक्षक आइए। बैठ जाइए इस पर, बैठ जाइए। ये समस्या बोलिए, मास्क नीचे करके माइक में सट के बोलिए समस्या। जी 2019 में आंगनबाड़ी का 2019 में आइए। चयन हो गया, बहाली नहीं, समाज कल्याण हो गया। बैठ जाइए। ये समस्या आप बोलिए। जी माइक पे बोलिए सब समस्या, माइक पे बोलिए। दो सवाल की सही में सही। नमस्ते सर। बोलिए। नमस्ते सर। सर मुझे विकलांगता पेंशन नहीं मिलता है और पढ़ना चाहते हैं सर, और ऐसा कमी है सर, नहीं पढ़ पाते हैं। दोस्त समाज कल्याण आइए। बैठ जाइए सर। बोलिए सर, अपनी समस्या बोलिए। सर प्राइमरी शिक्षक नियोजन में अधिकतम आयु सीमा 39 वर्ष बताकर 67वें बीपीएससी पेपर लीक मामले में डीजीपी ने आर्थिक अपराध इकाई को जांच का जिम्मा दिया है। आर्थिक अपराध इकाई के एडीजी नेयर हसनैन खान के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया है। टीम में कई साइबर एक्सपर्ट्स भी शामिल किए गए हैं। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर आर्थिक अपराध इकाई की जांच भी शुरू कर दी गई है। वहीं राज्य के डीजीपी ने कहा है कि जांच शुरू हो चुकी है। कई तरीके की एविडेंस को कलेक्ट किया जा रहा है। मामला बहुत ही गंभीर है और चुनौती भरा है। उसमें अपने गेजेटेड ऑफिसर्स और नॉन गेजेटेड ऑफिसर्स वो सारे और जो कंप्यूटर एक्सपर्ट्स हैं सब वो काम में लगे हैं। और मेरा मानना है क्योंकि ये बहुत ही गंभीर जो है वो चुनौती है, इसलिए मैंने आप सबसे ये रिक्वेस्ट किया कि मैं जो हूँ ना और भी एक्सपर्ट्स जो हमारे पास उपलब्ध हैं हमारे अलग अलग विंग्स में, मैं उनमें से भी कुछ निकाल के और इस टीम को बहुत मजबूत करूँ। वहीं पेपर लीक मामले में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी ट्वीट कर बड़ा आरोप लगाया है और बड़ी बात कही है। उन्होंने बीपीएससी परीक्षा के पेपर लीक को लेकर सरकार पर निशाना साधा। तेजस्वी ने कहा कि करोड़ों लोगों का बीपीएससी ने जीवन बर्बाद कर दिया है। आयोग का नाम बिहार लोक पेपर लीक आयोग रख देना चाहिए। वहीं तेजस्वी के बाद लोजपा रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी बिहार सरकार पर ट्वीट कर हमला बोला है। दरअसल उन्होंने कहा है कि ये बहुत ही दुखद बात है। बिहार में बिहार लोक सेवा आयोग का पेपर लीक होने की घटना चिंता का विषय है। प्रदेश में इतना बड़ा पेपर लीक होना सरकार की नाकामी को दर्शाता है। आखिर कब तक बिहार के युवाओं के भविष्य के साथ ऐसे ही खिलवाड़ होता रहेगा। भागलपुर के नवगछिया के नारायणपुर स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय नगरपारा का डीएम सुब्रत सेन ने निरीक्षण किया है। निरीक्षण से पहले शैक्षणिक संकाय के मुख्य द्वार पर नवोदय के स्काउट गाइड के छात्राओं ने डीएम का स्वागत किया। प्राचार्य कक्ष में डीएम ने नवोदय विद्यालय प्रबंधन समिति के साथ बैठक कर सर्वजनिक विकास को लेकर किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की है। इस दौरान बैठक में मौजूद जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार को जिलाधिकारी ने कई दिशा निर्देश भी दिए।
नवोदय विद्यालय के विद्यालय मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग थी। डीएम उसके पदेन जो हैं अध्यक्ष होते हैं। तो आज हम लोगों ने बैठक की, वहाँ जो भी समस्याएं हैं उस पर विचार विमर्श किया है और सबका हम लोग निराकरण करें। भागलपुर सुल्तानगंज रेफरल अस्पताल में कमीशन खोरी मामले का जांच करने स्वास्थ्य विभाग के क्षेत्रीय अपर निदेशक आरपीएम मैनेजर पहुंचे और इस दौरान क्षेत्रीय अपर निदेशक अजय कुमार सिन्हा ने राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के ड्राइवर कुमार सागर और रवकेश कुमार से कमीशन खोरी मामले की जानकारी लेते हुए लिखित आवेदन लिया है। वहीं रेफरल अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर उषा कुमारी, रेफरल अस्पताल के प्रबंधक चंदन कुमार, लेखपाल सुजीत झा से कमीशन खोरी मामले का स्पष्टीकरण मांगा गया है। इस मामले में स्वास्थ्य विभाग के क्षेत्रीय अपर निदेशक डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने मीडिया को बताया कि कमीशन खोरी मामले की जांच की जा रही है। ड्राइवर वगैरह ने कुछ ऑडियो क्लिप जारी किया है, उसमें प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, स्वास्थ्य प्रबंधक एवं लेखा प्रबंधक का नाम वायरल हो रहा है। उसी संदर्भ में हम लोग जांच के क्रम में आए। भागलपुर में फायरिंग की घटना हुई। घटना जिले के बबरगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत मुगलपुरा की है, जहां दो अपराधियों ने मोहम्मद आरिफ खान के घर पर फायरिंग की। मोहम्मद आरिफ की पुत्री काजल की हत्या 19 जुलाई 2021 को अपराधियों ने कर दी थी। इस हत्याकांड में शामिल अपराधियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। मोहम्मद आरिफ इस केस में गवाह हैं। इससे पहले भी आरिफ पर 2 बार जानलेवा हमला किया जा चुका है। दरअसल आरिफ के घर पर मोहम्मद इमरान और उसके एक साथी ने पहुंचकर 4 से 5 राउंड फायरिंग की। इस घटना में आरिफ की बेटी और पत्नी बाल बाल बच गए। अपराधियों के द्वारा केस उठाने को लेकर लगातार मृतक के परिजनों पर दबाव बनाया जा रहा है। वहीं पीड़ितों का कहना है कि मुख्यमंत्री से लेकर डीजीपी तक सुरक्षा को लेकर गुहार लगा चुके हैं, लेकिन सुरक्षा नहीं मिलने के कारण लगातार पीड़ित परिवार पर अपराधियों के द्वारा हमला किया जा रहा है। फिलहाल मामले की जांच पुलिस कर रही है। हम ऊपर छत पर गए थे कपड़ा पसारने के लिए और 2 आदमी आया बाइक से, कस्सू और मुर्गा दोनों मिल करके गाड़ी रोक करके मेरे दरवाजा के सामने और ऊपर छत के तरफ निशाना बैठा के गोली चलाने लग गया। गोली चलाया, ऐसे कई बार गोली चल चुका है सर। एक बार मेरे दामाद को भी हटपलाश कर दिया इन लोगों ने मार के। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DTV भारत। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।